हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार के करेंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को डिस्कस करूंगा। बिहार करेंट अफेयर्स की एमसीक्यू से संबंधित आज हमारा यह पहला वीडियो है और आगे भी समय समय पर इसे अपलोड किए जाएंगे। उम्मीद है कि 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। आइए प्रश्नों का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा बिहार विधानसभा परिसर में शताब्दी वर्ष के समापन अवसर पर बने स्तंभ का अनावरण कब किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 12 जुलाई को। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री के द्वारा बिहार विधानसभा परिसर के शताब्दी वर्ष के अवसर पर स्तंभ का अनावरण किया गया। और यह जो स्तंभ है उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस स्तंभ को बनाने में जैसलमेर के सुनहले रेतीले पत्थर का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा जो स्तंभ है, स्तंभ के ऊपर कांस्य और पीतल का वृक्ष बना हुआ है। तो इस स्तंभ की महत्वपूर्ण विशेषता है यहाँ। लेकिन प्रश्न है कि अनावरण कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 12 जुलाई को। अगला प्रश्न है, बिहार के किन सीमावर्ती जिलों में बंगाल से नैरोबी मक्खी के आक्रमण की घटनाएं देखी गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि इनमें से सभी। जो बंगाल की सीमा से लगते हुए जो बिहार के डिस्ट्रिक्ट हैं, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और इसके अलावा अररिया, इन सभी डिस्ट्रिक्ट में जो कि बंगाल की सीमा से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां पर नैरोबी मक्खी के आक्रमण की घटनाएं देखी गई है। और यह नैरोबी मक्खी का आक्रमण बंगाल की सीमा से हुई है। और बंगाल और बिहार की जो बॉर्डर बिहार के जिन डिस्ट्रिक्ट के द्वारा बॉर्डर शेयर किए जाते हैं बंगाल के साथ, इसके अलावा अररिया डिस्ट्रिक्ट, यानी कि पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया डिस्ट्रिक्ट में नैरोबी मक्खी के आक्रमण की घटनाएं दर्ज की गई है। तो दो का आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, यानी कि जो विकल्प हैं उनके अनुसार सभी। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो जो बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क है वह गोपालगंज में स्थापित किया जा रहा है। 3 का आंसर हो जाएगा डी। जो बेसिकली बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क है वह गोपालगंज के थावे के वन परिसर में स्थापित किया जा रहा है। थावे के वन परिसर में, ठीक है। और बेसिकली जो तमिलनाडु के सेलेम में पेरियार विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया है, उसी विश्वविद्यालय की तर्ज पर पहला ऑक्सीजन पार्क बिहार में स्थापित किया जाएगा। तो प्रश्न है कि कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गोपालगंज में। 3 का आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों अगला प्रश्न है, वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस वे बिहार के कौन कौन से जिलों से होकर गुजरेगी? बनारस कोलकाता एक्सप्रेस वे। तो दोस्तों इसका जो विकल्प दिया गया है, विकल्प के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, यानी कि विकल्प में जो सभी 4 डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं उन चारों डिस्ट्रिक्ट से होकर वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस वे गुजरेगी, जिनमें भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद और गया, ये सभी डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। अगर वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस वे की कुल लेंथ को देखा जाए तो इसकी कुल लंबाई 686 किलोमीटर है। तो इसकी कुल लंबाई भी पूछा जा सकता है, बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है यह भी पूछा जा सकता है, और कौन कौन डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है यह भी पूछा जा सकता है। तो इन सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि उपरोक्त में से सभी, एक से अधिक यानी कि विकल्प सभी। 4 का आंसर हो जाएगा ई। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार का 15वां मेडिकल कॉलेज अस्पताल किस जिले में खोला गया है? यानी कि बिहार में अभी तक कुल 14 मेडिकल कॉलेज अस्पताल बने हुए थे 38 जिलों के अंतर्गत, लेकिन हाल ही में 15वां मेडिकल कॉलेज अस्पताल खोला गया है और वह बिहार के सुपौल जिले में खोला गया है। तो 5 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बिहार का 15वां मेडिकल कॉलेज अस्पताल बिहार के सुपौल जिले में स्थापित किया गया है। 5 का आंसर सी। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य का पहला ट्रैफिक पार्क बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पटना में। पटना में कुंवर सिंह पार्क के अंतर्गत राज्य का पहला ट्रैफिक पार्क स्थापित किया गया है। तो 6 का आंसर हो जाएगा सी।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने नीलगाय को पालतू पशुओं का दर्जा प्रदान किया है? विकल्प है बिहार, हरियाणा, बंगाल और उत्तर प्रदेश। तो नीलगाय को पालतू पशु का दर्जा प्रदान करने वाला हाल ही में भारत का राज्य बना है, वह है बिहार। इसके अलावा आप देखेंगे कि बिहार में नीलगाय से संबंधित रिसर्च इंस्टीट्यूट भी स्थापित किए गए हैं और नीलगाय को पालतू पशु का दर्जा भी प्रदान किया गया है। तो 7 का आंसर हो जाएगा सी। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे पूछा जा सकता है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। 7 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बिहार। अगला प्रश्न है, ओढ़नी जलाशय बिहार के किस जिले में स्थित है? इससे संबंधित हमने सूचना भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में दिया था कि ओढ़नी जलाशय बिहार के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ओढ़नी जलाशय जो है वह बांका में स्थित है। तो ओढ़नी जलाशय या बिहार के आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ भी इससे संबंधित जानकारी आपको मिलेगी। और चूंकि वर्तमान समय में काफ़ी न्यूज में रहा है ओढ़नी जलाशय, तो यह इसे हमने करेंट सेक्शन में डाला है ताकि आपको याद रहे कि ओढ़नी जलाशय बिहार के बांका जिले में स्थित है। तो 8 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, मंजूषा कला का संबंध बिहार के किस जिले से है? मंजूषा कला, या जो प्रश्न कि मंजूषा कला बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जो मंजूषा कला है वह बिहार के भागलपुर जिले से संबंधित है। अगर मंजूषा कला की विशेषता को देखा जाए तो मंजूषा कला के अंतर्गत जो पेंटिंग की जाती है उस पेंटिंग में हरे रंग का प्रयोग किया जाता है, पीले रंग का प्रयोग किया जाता है एवं गुलाबी रंग का, पिंक कलर का प्रयोग किया जाता है। तो यह मंजूषा कला की महत्वपूर्ण विशेषता है और मंजूषा कला का संबंध बिहार के भागलपुर जिले से है। तो 9 का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में सूफी महोत्सव का आयोजन किया गया है? सूफी महोत्सव बिहार के किस जिले में इसका आयोजन किया गया? इसके विकल्प हैं गया, नालंदा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। वास्तव में अगर देखा जाए तो सूफी महोत्सव का आयोजन पटना में किया गया है और सूफी महोत्सव का आयोजन जो पटना में किया गया वह 12 जून को किया गया था। ठीक है, तो इनमें से पटना देखेंगे तो कोई विकल्प में नहीं है, यानी कि आंसर हो जाएगा ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो 10 का आंसर हो जाएगा ई। अगला 11 नंबर प्रश्न है, बिहार को किस वर्ष तक कालाजार मुक्त घोषित रखने का लक्ष्य रखा गया है? यह बहुत महत्वपूर्ण बिहार सरकार का टारगेट है जिसके तहत वर्ष 2022 ईस्वी तक बिहार को कालाजार मुक्त कर दिया जाएगा। तो 11 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बिहार को किस वर्ष तक कालाजार मुक्त घोषित कर दिया जाएगा? तो 2022 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा बिहार के किस जिले को अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस के लिए चयनित किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि केंद्र सरकार की जो मंत्रालय है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, उसके द्वारा बिहार का एक जिला है जिसे अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस प्रदान किया गया है और यह डिस्ट्रिक्ट जो है वह बिहार का गया डिस्ट्रिक्ट है। गया डिस्ट्रिक्ट को देश के 534 जिलों में देखा जाए तो गया का जो जिला स्कूल प्रोजेक्ट है उस जिला स्कूल प्रोजेक्ट को देश के 534 जिलों के अंतर्गत इसे अव्वल दर्जा प्रदान किया गया है। तो गया डिस्ट्रिक्ट बिहार का ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसे भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस के लिए चयनित किया गया है और इसका चयन का आधार बिहार के गया में स्थित जिला स्कूल का प्रोजेक्ट है, जिला स्कूल का डेवलपमेंट प्लान है। तो 12 का आंसर हो जाएगा सी। अगला 13 नंबर प्रश्न है, मुख्यमंत्री के द्वारा सिविल सेवा दिवस के अवसर पर जल जीवन हरियाली के उत्कृष्ट क्रियान्वयन हेतु किस जिले को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? विकल्प हैं दरभंगा, नालंदा, मधुबनी, सुपौल, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट को मुख्यमंत्री के द्वारा जल जीवन हरियाली के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए अवार्ड प्रदान किया गया है। तो 13 का आंसर हो जाएगा बी। अगला 14 नंबर प्रश्न है, हाल ही में ओएनजीसी के द्वारा बिहार के किस जिले में तेल भंडार होने का अनुमान जताया गया है? तो देखिए हाल ही में ओएनजीसी के द्वारा बिहार के 2 जिले में तेल भंडार होने का अनुमान दर्शाया गया है और ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं वह बक्सर और समस्तीपुर हैं। समस्तीपुर के अंतर्गत कुल 308.32 वर्ग किलोमीटर में
तेल भंडार होने का अनुमान जताया गया है। वहीं अगर बक्सर जिला के अंतर्गत देखा जाए तो बक्सर जिले के कुल क्षेत्रफल का 52.13 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है, उतने एरिया में ओएनजीसी के द्वारा तेल भंडार होने का अनुमान जताया गया है। यानी कि बक्सर और समस्तीपुर में ओएनजीसी के द्वारा हाल ही में तेल भंडार होने का अनुमान दर्शाया गया है और हमने एरिया में भी यहाँ डिस्कस किया है। अगर एरिया वाइज भी प्रश्न आए तो आप इसे आंसर वहाँ पर आप सही कर पाएंगे। तो 14 का आंसर हो जाएगा ई, यानी कि एक से अधिक विकल्प इसके सही हैं और जो 2 विकल्प सही हैं वह है विकल्प नंबर ए यानी कि बक्सर और विकल्प नंबर बी यानी कि समस्तीपुर। यानी कि आंसर हो जाएगा 14 का ई, एक से अधिक। अगला प्रश्न है 15वां नंबर प्रश्न है, बिहार सरकार के द्वारा कितने गांव में खरीफ में मौसम अनुकूल खेती प्रारंभ की जाएगी? इसके विकल्प हैं 150, 175, 190, 210, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, बिहार सरकार के द्वारा बिहार के कुल 190 गांवों में खरीफ में मौसम अनुकूल खेती प्रारंभ की जाएगी। आप देखेंगे कि बिहार सरकार के द्वारा खरीफ में मौसम अनुकूल खेती प्रारंभ करने के लिए कई सारी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इसके अंतर्गत 1 एकड़ पर अगर आप मौसम अनुकूल खेती प्रारंभ करेंगे तो 1 एकड़ पर बिहार सरकार के द्वारा 3000 रुपये आपको राशि प्रदान की जाती है। तो अभी वर्तमान समय में बिहार सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि खरीफ में मौसम अनुकूल खेती कुल 190 गाँवों में प्रारंभ की जाएगी और बिहार सरकार के द्वारा जो सहायता राशि किसानों को प्रदान की जाती है वह प्रति एकड़ 3000 रुपये की राशि है। तो 15 का आंसर हो जाएगा सी। अगला 16 नंबर प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जातिगत जनगणना से संबंधित प्रश्न है कि जाति आधारित जनगणना को लेकर बिहार में सर्वदलीय बैठक किस तिथि को बुलाई गई थी? तो देखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण में रही है और आप सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि जातिगत जनगणना को लेकर जो बिहार में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई वह सर्वदलीय बैठक 1 जून को बुलाई गई थी। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। अब प्रश्न उठता है कि सर्वदलीय बैठक में कितने दल शामिल हुए? तो जो 1 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी उस 1 जून के सर्वदलीय बैठक में कुल 9 राजनीतिक दल के 16 प्रतिनिधि ने इसमें हिस्सा लिया था। और एक और महत्वपूर्ण विशेषता जो जातिगत जनगणना में डिस्कस कर रहा हूं तो आपको यहाँ पर बता दूं कि 1 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और 2 जून को जातिगत जनगणना कराने का प्रस्ताव बिहार कैबिनेट के द्वारा इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। तो ये दोनों महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। इसके अलावा 9 राजनीतिक दल सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए थे जिनके कुल 16 प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए। तो 16 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1 जून को जातिगत जनगणना को लेकर बिहार में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। अगला प्रश्न है, बिहार में जातिगत जनगणना हेतु कुल कितनी राशि का आवंटन बिहार सरकार के द्वारा किया गया है? तो बिहार में जातिगत जनगणना कराने के लिए जो 2 जून को कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें जातिगत जनगणना का प्रस्ताव भी पारित किया गया था, कैबिनेट के द्वारा स्वीकृत किया गया था, उस प्रस्ताव पर सरकार के द्वारा चर्चा की गई और जिसमें कहा गया कि 500 करोड़ रुपया, प्रारंभिक तौर पर 500 करोड़ रुपया जातिगत जनगणना के लिए राशि का आवंटन किया गया है। तो 17 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, जातिगत जनगणना का कार्य बिहार में कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है? यानी कि जातिगत जनगणना कब तक बिहार में करा ली जाएगी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि फरवरी 2023 ईस्वी तक का टारगेट बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना कराने को लेकर रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि फरवरी 2023 तक बिहार में जातिगत जनगणना का पूरा कार्य संपन्न हो जाएगा और इस जातिगत जनगणना के लिए 500 करोड़ रुपये का वित्तीय आवंटन बिहार सरकार के द्वारा की गई है और इससे संबंधित कैबिनेट की स्वीकृति 2 जून की कैबिनेट की मीटिंग में ली गई है। तो 18 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, जातिगत जनगणना हेतु बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में निम्न में से किस दल ने भाग नहीं लिया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी हमने ऊपर बताया था कि कुल 9 राजनीतिक दलों ने भाग लिया। अब प्रश्न है कि किन राजनीतिक दलों ने भाग नहीं लिया? तो देखिए, सिंपल सा प्रश्न है, वैसे राजनीतिक दल जिसका प्रतिनिधित्व बिहार विधानसभा में नहीं है उन राजनीतिक दलों को इस सर्वदलीय बैठक में बुलावा नहीं दिया, इन्विटेशन उन्हें नहीं दिया गया था, वे आमंत्रित नहीं थे। तो अब प्रश्न है कि इनमें कौन कौन से ऐसे राजनीतिक दल है जिसका बिहार विधानसभा में एक भी प्रतिनिधित्व नहीं है? तो विकल्प के अनुसार देखेंगे AIMIM का बिल्कुल प्रतिनिधित्व, अभी एक विधायक उसके हैं AIMIM के।
वीआईपी इसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। जब चुनाव हुए थे, चुनाव परिणाम आए थे, तब इसके प्रतिनिधित्व बिल्कुल थे, लेकिन इसके सदस्य बीजेपी में शामिल हो गए, तो वीआईपी का भी एक भी प्रतिनिधित्व बिहार विधानसभा में नहीं है। इसके अलावा शिवसेना का भी प्रतिनिधित्व बिहार विधानसभा में नहीं है और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व है। यानी कि इसका विकल्प बी और सी, यानी कि वीआईपी और शिवसेना को जातिगत जनगणना के लिए जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें आमंत्रित नहीं किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक, यानी 19 का आंसर हो जाएगा ई। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप सीडीपीओ की परीक्षा में देखे होंगे। सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा में इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको ध्यान में रखना होगा कौन सा राजनीतिक दल बैठक में शामिल हुआ, सर्वदलीय बैठक में किसे आमंत्रित किया गया, किन दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए, इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से करना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। अगला 20 नंबर प्रश्न है, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 को कैबिनेट के द्वारा कब मंजूरी दी गई थी? तो बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति जो 2022 है, इसकी जो कैबिनेट की स्वीकृति प्रदान की गई वह 26 मई को कैबिनेट की स्वीकृति प्रदान की गई। यानी कि 26 मई 2022 ईस्वी को बिहार कैबिनेट के द्वारा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी दी गई। यह जो प्रोत्साहन नीति है वह बेसिकली वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि से संबंधित है और जिसकी स्वीकृति 26 मई 2022 को प्रदान की गई, यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में बिहार में शिशु मृत्यु दर कितनी है? देखिए, अगर पुराने रिपोर्ट को देखा जाए तो पुराने रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर 29 थी। अब इसमें 2 अंक की गिरावट आई है और यह गिरावट के बाद बिहार में शिशु मृत्यु दर वर्तमान समय में 27 है। यही अगर देश का राष्ट्रीय औसत देखा जाए तो शिशु मृत्यु दर 28 है, लेकिन बिहार में शिशु मृत्यु दर 27 है। तो इसका अगर प्रश्न पूछा जाए कि बिहार में वर्तमान समय में शिशु मृत्यु दर क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वर्तमान समय में बिहार में शिशु मृत्यु दर 27 है। राष्ट्रीय औसत अगर पूछा जाए तो 28 माना जाएगा। अगर पूछा जाए कि कितने अंकों की गिरावट आई है, तो पहले 29 थी, अब यह घटकर 27 हो गई है, यानी कि इसमें 2 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, दीदी की रसोई योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है क्योंकि अब बिहार से संबंधित स्कीम है। सबसे पहले मैं स्कीम के बारे में बता दूं कि जो दीदी की रसोई योजना है वह अगर आप राज्य के अंतर्गत जिला या अनुमंडल अस्पताल में जाएंगे तो वहाँ पर RS 150 रुपया में नाश्ता प्लस भोजन की व्यवस्था इस स्कीम के तहत कराई जाती है मरीजों के लिए। और इस स्कीम की शुरुआत बिहार में 21 फरवरी 2021 ईस्वी को की गई थी और वर्तमान समय में बिहार के सभी 38 जिलों में इस स्कीम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। यानी कि 22 का आंसर हो जाएगा, दीदी की रसोई योजना की शुरुआत 21 फरवरी 2021 ईस्वी को की गई। 22 का आंसर सी। अगला प्रश्न है, ITCT का निर्माण बिहार के किस स्थान पर किया जा रहा है? तो ITCT का निर्माण राजगीर में किया जा रहा है। अगर इसकी कुल लंबाई को देखा जाए, कुल इसकी एरिया को देखा जाए तो 110 एकड़ में राजगीर में ITCT का निर्माण किया जा रहा है। तो 23 का आंसर हो जाएगा ए। अगला 24 नंबर प्रश्न है, बिहार की पहली हवाई पट्टी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो जो बिहार की पहली हवाई पट्टी है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट के अनुसार देखेंगे तो बिहार की पहली हवाई पट्टी बिहार के भागलपुर ज़िले में किया जा रहा है। और इस भागलपुर ज़िले के अंतर्गत NH 80 यानी कि NH 80 पर बिहार की पहली हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भागलपुर। अगर NH पूछा जाए तो NH 80 आपको ध्यान में रखना होगा। तो 24 का आंसर हो जाएगा सी। आज का अगला और लास्ट प्रश्न है जो कि बिहार करंट अफेयर से संबंधित है। बिहार का पहला जिला जहां ड्रोन का निर्माण किया गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि आप देखेंगे कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर हाल ही में ड्रोन फेयर लगाई गई थी जिसका प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया था। और ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काफ़ी फोकस किया जा रहा है, चाहे आप एग्रीकल्चर सेक्टर में ले लें या डिफरेंट सेक्टर में लें। तो बिहार का पहला जिला जहाँ ड्रोन का निर्माण किया गया है वह जिला कौन है? तो वह जिला है ए, यानी कि वह जिला औरंगाबाद है। और अगर कंपनी देखा तो एलेरॉन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड बिहार की पहली ड्रोन स्टार्टअप कंपनी है। बिहार की पहली, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ड्रोन स्टार्टअप कंपनी।
ड्रोन स्टार्टअप कंपनी है, जो बिहार की पहली ड्रोन स्टार्टअप कंपनी, और औरंगाबाद में इसकी स्थापना की गई है, और कंपनी का नाम है एलेरॉन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। तो आपको कंपनी का नाम याद रखना है और ज़िले का नाम याद रखना है, और आपको ध्यान में रखना है कि आप बिहार का ऐसा पहला ज़िला है जहाँ ड्रोन का निर्माण किया गया। तो 25 का आंसर हो जाएगा ए। तो इस प्रकार से आज हमने बिहार के करेंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण MCQ को देखने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि 67वीं BPSC की तैयारी में आपके लिए ये काफ़ी मददगार साबित होगी। बिहार की करेंट अफेयर से संबंधित नेक्स्ट सीरीज जल्द ही यूट्यूब वीडियोज़ पर यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।